हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मैं जब सुमित्रा के घर पहुंचा तो शाम के 7 बज रहे थे। वो कपड़े प्रेस कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। उसकी कातलाना मुस्कान पर मैं पागल हो गया था, पर मैंने कंट्रोल किया और उससे पूछा, कहा है सुरेश भाई? वो बोली कपड़े देने गए हैं। मैंने पूछा कब तक आएंगे? वो बोली 9 बजे तक। मैंने कहा सामान लाया हूं, रात के प्रोग्राम का। वो बोली जब वो आ जाएगा तब आ जाना, वैसे भी पीकर आएगा, पर मैं उसको बोल दूंगी कि बाबूजी का जन्मदिन है, वो हमें पार्टी दे रहे हैं। मैं सामान लेकर कमरे पर आ गया। 9 बजे रात को मैं सुमित्रा के घर पहुंचा। सुरेश भाई तो टुन थे। वो झूम रहे थे। नशे में ही बोले, बाबूजी जन्मदिन की बधाई हो। मैंने कहा, ऐसे कैसे सुरेश भाई, आओ साथ में एंजॉय करते हैं। तभी मैंने थैले से शराब और बियर की बोतल निकाली तो वो बहुत खुश हुआ। मैंने 2 ग्लास सुमित्रा से लाने को कहा। अपने ग्लास में कम और उसके ग्लास में ज्यादा शराब डालकर उसमें बियर मिला दी। वो तो भाई पक्का बेवड़ा निकला। एक सांस में ही पूरी पी गया। अभी मेरा ग्लास मुंह से भी नहीं लगाया था। मैंने फिर से उसका ग्लास बियर और शराब से भर दिया। वो उसे भी सटक गया। मैंने उसे खाने के लिए कहा, पर वो तो जमीन पर ही पसर गया था। तब मैंने और सुमित्रा ने उसे पकड़कर एक तरफ लेटा दिया। मैं समझ गया था कि ये बेवड़ा अब सुबह तक उठने वाला नहीं है। अब मैंने सुमित्रा को गोद में उठा लिया और सीधा बेडरूम में ले गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली भाभी की है। मेरा नाम सुभाष है। मैं बड़ौदा, गुजरात में रेलवे की 4 महीने की ट्रेनिंग करने गया था। रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर खाली नहीं होने के कारण मैं पास ही के एक सोसाइटी में कमरा लेकर रहने लगा। खाना तो दोनों समय पर घर पर ही बनाता था, लेकिन कपड़े सोसाइटी के बाहर कोने पर एक कमरे के बने मकान के बाहर टीन शेड के बरामदे में रह रही धोबन से धुलवाकर प्रेस करवा लेता था। मेरे आने जाने का रास्ता भी वहीं से था। अब धोबन भाभी के बारे में बताता हूं। उनका नाम था सुमित्रा। बेहद खूबसूरत उम्र। यही कोई 25 से 26 साल 1 साल के बच्चे की मां थी। वैसे कोई कह नहीं सकता था कि इसका एक बच्चा भी होगा। वही सुमित्रा का पति सुरेश भाई भाभी से उम्र में 6 या 7 साल बड़ा था। चेहरे पर चेचक के दाग थे। सुमित्रा भाभी के साथ दूर दूर तक उसकी कोई जोड़ी नहीं फिट होती थी। मैं अक्सर ऑफिस से लौटते समय उनके क्यूट से बच्चे को गोद में लेकर खिलाता सुमित्रा भाभी मुझसे काफी मुस्कुराकर बातें किया करती थी। ज्यादातर कपड़े भाभी ही बाहर लगे। मेज पर प्रेस करती सुरेश भाई घर घर से कपड़े इकट्ठे करते, उन्हें 4 किलोमीटर दूर नहर पर धोकर लाते। कपड़े धोने का काम वो सोमवार और शुक्रवार को करते थे। सुबह उठकर पोटला बांधकर साइकिल पर निकल जाते और शाम होते होते अंधेरा होने तक वापस लौट कर आते। उनकी कमजोरी थी वो रोज देसी शराब पीने की। जब कपड़े नहर पर लेकर जाते तो भी शराब का आधा साथ लेकर जाते। दोपहर को खाना खाने से पहले जरूर लगाते। रात को तो निश्चित रोज का काम था। भाभी सारा दिन कपड़े प्रेस करती, बच्चा झूले में लेटा रहता। एक बात और उनके घर पर सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति नहीं आता था, क्योंकि कपड़े लाने और पहुंचाने का काम सुरेश भाई करते थे। उनका कमरामैन रोड से थोड़ा अंदर की ओर था, जहां से कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ मैं ही अपना टाइम पास करने के लिए उनके पास बैठता था। सुरेश भाई से भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वैसे सुरेश भाई कम ही मिलते थे। सिर्फ सुमित्रा भाभी ही मिलती थी, वो भी मुझसे। हंस हंसकर बात करती वो भी मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी थी।
एक दिन मैंने कहा, भाभी आप इतनी सुंदर हो, और ये बताओ सुरेश भाई का तो आपके साथ जोड़ मिलता ही नहीं है। आपने इनमें क्या देखा जो इनसे शादी कर ली? इतना सुनना था कि भाभी उदास हो गई। मैंने कहा सॉरी, मेरे पूछने को बुरा लगा हो, तो उन्होंने एक गहरी सांस लेकर अपनी आपबीती बताने लगी। सुभाष भाई, मेरी शादी इनसे मेरी मर्जी से नहीं हुई है। इसने मुझे मेरे बाप को 1 लाख रुपए देकर खरीद कर शादी की है। इसकी पहली लुगाई मर गई थी। मेरे घर में मेरा बाप ही था। वो भी शराबी मां बचपन में ही मर गई थी, जब मैं छोटी थी। मेरा बाप बहुत कमीना इंसान था। 2 साल पहले एक रात शराब के नशे में वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे जान से मारने की धमकी देकर रोज रात को शराब पीकर मेरे साथ जबरदस्ती करता। फिर एक दिन उसे अटैक आया और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, पैसे थे नहीं। ये सुरेश उनका परिचित था। दोनों एक साथ पीते थे। सुरेश के सामने उसने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो और सुमित्रा से शादी कर लो। सुरेश के आगे पीछे भी कोई नहीं था। सिर्फ ये जो खोली है, ये इसके नाम थे, जो कि इसके माँ बाप इसे देकर मर गए थे। ये भी ऐसे ही कपड़े धोने, प्रेस करने का काम करता था। लोगों को समय पर कपड़े नहीं देता था। काम बंद सा ही था। मेरा बाप अस्पताल में भर्ती था। मैं मन मारकर सुरेश से मंदिर में शादी करके यहां आ गई। मेरा बाप अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। मैं सुरेश के साथ यहां आ गई। मेरे पेट में बच्चा था। ये सुरेश को भी नहीं पता था। फिर कुछ महीने बाद ये किट्टू पैदा हुआ। सुरेश को तो ये पता है कि किट्टू उसकी जोरदार प्यार करने से 7 महीने में ही पैदा हो गया है। ये बातें करते समय हम दोनों कमरे में आ गए। वो बोली, मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब बातें आपसे क्यों की है, पर आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। वो बोली, बाबूजी, सुरेश के आने का समय हो गया है। उसने अपने कपड़े ठीक किए। बाबूजी, मुझे आज सही से प्यार करने वाला मिला है। मैं वहां से निकल गया। गली से मैं निकला ही था कि सुरेश दूर से आता दिखा। वो बोला, कैसे हो बाबूजी, क्या ड्यूटी से आ रहे हो? मैंने कहा, सुरेश भाई, इतनी बात करके हम दोनों निकल गए। गुरुवार को शाम को मैं जब ड्यूटी से लौट रहा था तो सुमित्रा मुझे प्रेस करती मिली। मुझे देखकर एक स्माइल दी। मैं रुक गया। मैंने पूछा, कैसी हो? वो बोली, मैं ठीक हूं। मैंने कहा, सुरेश भाई कहां पर हैं? उसने कहा, वो कपड़े लेने गए हैं। मैंने कहा, कब तक आएंगे? वो बोली, देर हो जाएगी। मैं बोला, कितना? उसने कहा, 9 बजे तक कपड़े तो 7 बजे तक देकर पैसे ले लेता है, फिर दारू के ठेके पर पीने बैठ जाता है। वो बोली, चाय बनाती हूं, पीकर चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। वो अंदर चाय बनाने चली गई। बोली, अंदर आ जाओ। मैं कमरे में अंदर चला गया। उसने मुझे स्टूल पर बैठने को कहा। वो बोली, कल सुबह सुबह नहर पर कपड़े धोने जाएगा। मैंने कहा, कितने बजे जाएगा? वो बोली, सुबह 7 बजे निकल जाएगा और रात को 9 बजे तक ही लौटेगा। मैंने पूछा, खाना नहीं बनाया? वो बोली, दोपहर का रखा है। मेरा तो हो जाएगा। सुरेश शाम को जब पी लेता है तो नशे में खाना नहीं खाता, बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। मैं बोला, फिर वो काम कब करता है? वो बोली, कौन सा काम? बाबूजी, ये कहकर वो हंसी और बोली, वो तो नामर्द है। तभी तो पहली बीवी की शादी के 8 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वो फिर से अपनी कहानी सुनाने लगी। अभी पीकर आएगा, साथ ही साथ भी लेकर आएगा, यहां भी पी लेगा। नशे में गिरता पड़ता सो जाता है। बेहोश होकर ऐसा पड़ता है कि उसे होश नहीं रहता। सुबह मैं ही जगाती हूं, मुंह पर पानी के छींटे मारकर। यही मेरी जिंदगी है। वो आगे बोली, बाबूजी, रात को इसको इतना भी होश नहीं रहता कि मुझे कोई आकर प्यार कर जाए।
कल तो सारे दिन मैं अकेली रहूंगी। सुबह ये चाय पिएगा। तब तक मैं इसके लिए खाना बनाकर टिफिन तैयार कर दूंगी। तब ये निकल जाएगा। वहां ये कपड़े धोकर सूखने डालेगा, फिर पीकर खाना खा लेगा। सुबह मैं 10 बजे तक सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। फिर किट्टू को नहलाकर दूध पिलाकर सुला दूंगी। मैं समझ गया था कि वो अब मुझे निमंत्रण दे रही है। मैंने कहा मैं ऑफिस से जल्दी 11 बजे आ जाऊंगा। हम दोनों ने चाय खत्म की। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वो आकर बच्चे की तरह मेरी गोद में बैठ गई। मैंने उसे प्यार किया और उसे अगले दिन 11 बजे मिलने का वादा करके चलने को हुआ। वो फिर मुझसे गले लग गई। मैंने कहा कल खाना साथ ही खाएंगे, ये कहकर मैं वहां से निकल गया। मैं ड्यूटी से 11 बजे निकला। फिर एक शराब की बोतल खाने के लिए होटल से तंदूरी चिकन, बटर चिकन, शाही पनीर, चपाती और किट्टू के लिए कैडबरी चॉकलेट, दूध पीने के लिए एक शानदार बोतल खरीद लाया था। सुमित्रा मेरा इंतजार कर रही थी। बोली कितनी देर लगा दी? वो प्रेज का काम खत्म कर चुकी थी। मैंने अपने हाथ का पैकेट उसे पकड़ा दिया। उसने पूछा इसमें क्या है? मैंने कहा खुद ही खोल कर देख लो। उसने खाने का पैकेट खोला, फिर किट्टू की बोतल देखी, फिर आखिर में पैकेट खोला तो उसमें कपड़े देखकर खुश हो गई और मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे खाना खाने के लिए कहा। उसने खाना थाली में परोसा। इतने में मैंने उससे एक गिलास और पानी लाने को कहा, फिर अपनी शराब की बोतल निकाल ली। वो आश्चर्य से देखकर बोली आप भी? मैं बोला मेरी जान, तुमसे मिलन की खुशी में आज थोड़ी लेने का मन कर रहा है। मैंने अपने ग्लास में एक बैग बना दिया। तब मैंने वैसे ही उससे पूछा आप भी लोगी क्या? वो बोली मैंने जिंदगी में आज तक नहीं ली, और आप मुझे जहर भी पीला भी दोगे तो मैं खुशी खुशी पी लूंगी। मुझे आपके साथ कुछ ही दिन में पूरे जीवन का आनंद मिल गया है। ये कहकर एक ग्लास उठाकर मेरे सामने कर दिया। मैंने उसका भी एक बैग बना दिया। दोनों ने चीयर्स किया। मैंने अपना ग्लास उसके मुंह पर लगाया, उसने मेरे मुंह पर लगाया। हम दोनों ने अपने जाम खत्म किए, फिर खाना खाया। अब हम दोनों नशे में टुन्न हो गए थे। मैंने उसे अपने द्वारा लाए गए कपड़े पहनने को कहा। उस दिन मैंने उसके साथ शाम 7 बजे तक बिताया। वो बहुत खुश थी। हाँ, उसने एक बात और कही थी बाबूजी, आप रात को सुरेश के घर पर रहते भी आ सकते हो। मैंने कहा वो कैसे? वो बोली सुरेश शराब पीने का आदी है। तुम उसके साथ रात को मेरे घर दारू पीने बैठ जाना। तुम कम पीना, उसे ज्यादा पिलाना। वो पीकर बेहोश हो जाता है। जब तुम उसे शराब पिलाओगे तो वो बहुत खुश होगा। जब रात को पीकर लग जाए तो फिर रात भर मेरे साथ समय बिता सकते हो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकला तो गली में मुड़कर सुमित्रा से मिलने चला गया। मैंने उसे बताया कि आज रात मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूं। वो बोली ठीक है। शाम को आते समय सुरेश के लिए दारू की बोतल लेकर आना, मैं ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को मैंने एक फुल शराब बोतल, 2 बियर की बोतल खाने के लिए कुछ नमकीन बटर चिकन, तंदूरी रोटी पैक करा ली और मैं घर के लिए निकल पड़ा। मैं जब सुमित्रा के घर पहुंचा तो शाम के 7 बज रहे थे। वो कपड़े प्रेस कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। उसकी कातलाना मुस्कान पर मैं पागल हो गया था, पर मैंने कंट्रोल किया और उससे पूछा कहाँ है सुरेश भाई? वो बोली कपड़े देने गए हैं। मैंने पूछा कब तक आएंगे? वो बोली 9 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा सामान लाया हूं रात के प्रोग्राम का। वो बोली जब वो आएगा तब आ जाना, वैसे भी पीकर आएगा, पर मैं उसको बोल दूंगी कि बाबूजी का जन्मदिन है, वो हमें पार्टी दे रहे हैं।
मैं सामान लेकर अपने कमरे पर आ गया। 9 बजे रात को मैं सुमित्रा के घर पहुंचा। सुरेश भाई टुन थे। वो झूम रहे थे। नशे में ही बोले, बाबूजी जन्मदिन की बधाई हो। मैंने कहा, ऐसे कैसे? सुरेश भाई, आओ साथ में एंजॉय करते हैं। तभी मैंने थैले से शराब और बियर की बोतल निकाली तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैंने 2 गिलास सुषमा से लाने को कहा। अपने गिलास में कम और उसके गिलास में ज्यादा शराब डालकर उसमें बियर मिला दी। वो तो भाई पक्का बेवड़ा निकला। एक सांस में ही पूरी पी गया। अभी मैंने गिलास अपने मुंह से भी नहीं लगाया था। मैंने फिर से उसका गिलास बियर और शराब से भर दिया। वो उससे भी सटक गया। मैंने उसे खाने के लिए कहा तो वो तो जमीन पर ही पसर गया। तब मैंने और सुमित्रा ने उसे पकड़कर एक तरफ लेटा दिया। अब मैंने सुमित्रा से कहा, अपने लिए गिलास ले आओ और खाना भी लगा। 2 रात के 10:30 बजे हैं। फिर सुमित्रा ने और मैंने अपने लिए छोटे छोटे पैक बनाए। अब दोनों को थोड़ा सुरूर आ गया था। जब हमारी शराब खत्म हुई तो मैंने सुमित्रा को खाना लगाने को कहा। उसने खाना परोसा। हमने प्यार से एक दूसरे के मुंह में निवाला दिया। सुबह 4 बजे मैं अपने कमरे पर चला गया। दोस्तों, मैं 2 महीने तक रोज उससे मिलता रहा। अंत में मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई और मैं उससे विदा लेकर अपने शहर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे। मैं और मेरा 19 साल का देवर दोनों घर पर थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरा देवर दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो वह मेरे गले लग गया और मुझे कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी, मुझे अकेले सोने से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे अपने साथ सुला लीजिए। मैं उसे बच्चा समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर बाद मेरी आँख खोली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा देवर पीछे से। मेरा नाम सोनिया है। शादी के 1 माह बाद मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मेरे पति की एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 19 साल का लड़का था। मेरे देवर का नाम ऋतिक था। वो था तो 19 साल का, लेकिन अपनी चाल और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। बहुत जल्द वह मेरे साथ घुल मिल गया। वह मेरे कमरे में भी बिना बताए आ जाया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो वह टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन चैनल बदल दिया और थोड़ा घबरा गया। मुझे कुछ शक सा होने लगा कि वो टीवी पर क्या देख रहा था, जो मुझे देखकर ही उसने ये चैनल बदल दिया और अब ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उसे प्यार से पूछा, तुम टीवी पर क्या देख रहे थे? मेरे सवाल पर वो थोड़ा सा परेशान हो गया और सर को ना में हिलाने लगा। कहने लगा, कुछ भी नहीं, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो चैनल तुम देख रहे थे वह फिर से लगाओ। उसने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वह चैनल लगा लिया जो वो देख रहा था। मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से ऋतिक की तरफ देखा और कहा, तुम ये देखते हो टीवी पर? बताओ रात को तुम्हारे भाई को। वह मेरे गुस्से से घबरा गया और डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज भाभी, भाई से कुछ मत कहिए। मैंने कहा, तुम इतनी डरावनी मूवी देखते हो, रात को सोते हुए तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने तुरंत मुझसे माफी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद वो नहीं देखेगा, जिस पर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नंद की शादी हो चुकी थी। इसीलिए मैं ऋतिक पर ज्यादा ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती और उसके छोटे मोटे काम भी करती थी। कभी कभी उसके साथ कोई गेम भी खेल लेती ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। एक दिन वो मेरे कमरे में आया। मैंने एक खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी।
जब ऋतिक मेरे कमरे में आया मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर ऋतिक ने एक लाल रंग की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाई और कहने लगा, भाभी ये लगाओ, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक पकड़ ली। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोलने लगा, भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहकर वो अचानक मेरे गले लग गया। मैं उसके गले लगने से थोड़ा सा घबरा गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे तुरंत अपने से दूर किया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे गुस्से से देखा तो वो कुछ घबरा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप मेरी बहन जैसी लगती है, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा। ये कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी आने लगी कि वह मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग रहा था और मैं कितना गलत सोच रही थी। कैसे गुस्से से मैंने उसे खुद से दूर किया था। वो अपने कमरे में जाकर मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं कैसी बदतमीज हूँ। मैं उसके प्यार का जवाब भी गुस्से से दिया, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसलिए मैं ऋतिक के साथ पहले जैसा ही व्यवहार करने लगी। अपने पूरा दिन मेरे ही साथ हो जाता। मुझे ना जाने क्यों उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। मेरे अंदर कोई मुझे ये कहता कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे ये समझाने लगा कि फिक्र नहीं करो, वह एक छोटा सा बच्चा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझता है, तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं देखने में काफी खूबसूरत थी, मेरा जिस्म सुडौल था, लेकिन जब वह मेरे साथ खड़ा होता तो वह मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। जब भी स्कूल से आता तो मैं किचन में खाना बना रही होती, वो अंदर आते ही मुझे पीछे से गले लगा लेता है। मैं उसे डांट कर कहती, नहीं आ रहा, मैं खाना बना रही हूँ, पीछे हट जाओ। जिस पर वह मुझसे कहता, आप हर वक्त काम में लगी रहती हैं, कभी तो आराम कर लिया करें। फिर मेरी बात बदल देता और मुझे गुस्सा करने से रोकता था। इसीलिए मैं उसकी ऐसी हरकतों पर नाराज होने के बजाय हंस देती थी और उससे कहती थी कि जब तुम शादी करके अपनी पत्नी को लाओगे तो फिर मेरी छुट्टी करवा देना, उससे सारे काम करवाना। जिस पर वह मुझसे कहने लगा, भाभी मुझे अपनी जैसे खूबसूरत दुल्हन लाकर देना, मुझे बिल्कुल आप जैसी दुल्हन चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये कहते हुए वह मेरी आंखों में बड़े गौर से देख रहा था और धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी नजरें मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं बेचैन हो रही थी और मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। मेरी हालत अजीब सी हो गई। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा ठीक किया। मुझे उसका तारीफ करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने हाथ से मेरा चेहरा छू लगा। वह मेरे करीब आया और अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगा। मैं डरकर पीछे हो गई। वह मुझसे कहने लगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपको एक काम भी ना करने देता, मैं आपको रानी बनाकर रखता। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई। फिर अचानक से मुझसे दूर हो गया। फिर वो कहने लगा, भाभी आप मेरी बहन जैसी हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर वक्त काम करती रहे। आप अपने घर में भी काम करके आई हैं और अभी यहाँ आकर भी वही जिम्मेदारियां निभा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी आप आराम भी कर लिया करें। मैं अब ऋतिक की नजरों में उलझ गई मैंने इस बार उसे शक्ति से कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। वह अपने कमरे में गया तो मैं सुकून का सांस लिया। कुछ दिनों तक मैं उससे कतराती रही। फिर एक दिन घर के सारे लोग एक शादी में चले गए, पर ऋतिक ने जाने से मना कर दिया। कहने लगा कि कल मेरा टेस्ट है। सारे घर वाले शाम को ही वापस आने वाले थे, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी। लेकिन जब शाम होने को आई तो अचानक से तूफान चलने लगा और तेज बारिश होने लगी। मेरी सास का फोन आया कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए हम आज नहीं आ पाएंगे।
हम कल सुबह आएंगे, हो सके तो ऋतिक को अपने कमरे में सुला लेना, उसे कड़कती बिजली से डर लगता है। ये बोलकर मेरी सास ने फोन रख दिया। मैं सोच रही थी कि ऋतिक को अपने कमरे में बुलाओ या नहीं, लेकिन मैंने उसे अपने कमरे में नहीं बुलाया। रात को करीब 9 बजे मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजा जाकर खोला तो सामने ऋतिक खड़ा था। वो कहने लगा, भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे आप अपने साथ सुला लीजिए मेरे पास। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में अंदर आने दिया। वह मेरे कमरे में आकर एक तरफ लेट गया और मैं भी दूसरी तरफ लेट गई। ऋतिक सो गया था पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि ऋतिक मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। जब भी ऋतिक कोई हरकत करता तो मैं घबरा जाती थी। ऐसे ही पूरी रात निकल गई। मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जब ऋतिक उठा तो उसने मुझे देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी, आप पूरी रात सोई नहीं क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ऋतिक बोला, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ जो अपनी भाभी के साथ गलत करें। मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा मजाक किया करता था क्योंकि मैं घर पर अकेला रहता हूँ। एक आप ही थी जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर पाता था और अपनी बातें बताया करता था, लेकिन आप तो कुछ गलत ही सोच रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने तो कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखा था। वह मैं ही थी जो उसे बार बार गलत नजर से देखे जा रही थी। मैंने ऋतिक से कहा, मुझे माफ कर दो ऋतिक, मैं हमेशा तुम्हें गलत नजर से देखा, लेकिन तुम तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अब से मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। ऋतिक बोला, ठीक है भाभी, अब मुझे भूख लग रही है तो जल्दी से जाइए और कुछ नाश्ता बना दीजिए। ये बोलकर ऋतिक हंसने लगा। फिर मैं भी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। उसके बाद मैं ऋतिक को कभी गलत नजर से नहीं देखा और ना ही उस पर कभी शक किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा लिया और धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी। पर इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के 7 महीने बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 7 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके वापस आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊं। माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे ताने देती थी कि पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने पति को भी खा गई, अब यहाँ क्या लेने आई है? क्या हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी? ये सब ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि वह मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? वो अगर कह रहे हैं कि वो अदिति को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए ना, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और वैसे भी अदिति उनके घर की बहू है, उनके बेटे की मौत हो गई है, तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल तो जा ही सकती है
ना माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी ने कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अदिति अगर जाना चाहती है तो आप उसे जरूर ले जा सकते हैं। मेरे ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो कपड़े बगैर लेकर आओ। मैंने भी सोचा कि यहाँ रहकर सौतेली माँ के ताने सुनने से अच्छा है कि अपने ससुराल जाकर सुकून से रहूं। मैं ससुर जी के साथ वापस ससुराल आ गई थी। यहाँ पहुंचने के बाद मैं अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ गए और बोले, बहू 1 कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ससुर जी को दे दी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, अदिति तुम्हें पता है, इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी और तुम्हारी सास भी गुजर गई है। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे इस घर में अकेला ना लगे। मैंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझे समझ आ गया था कि ये मेरे ससुर जी ही होंगे क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। और आधी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा जाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ जरूरत होगी तभी देर रात यहाँ आए हैं। दरवाज़ा खुलते ही मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर ही लिटा लिया। मैंने उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने नोटिस किया कि ससुर जी मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये देख के मैं थोड़ा सहम गई थी। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है? अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। इस पर ससुर जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम बस मालिश कर दो, इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब सी बातें सुनकर मुझे अब और भी अजीब लगने लग गया था। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यही मेरे कमरे में ही लेट जाइए, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बेटा तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चली जाओगी। अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा या अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा, इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। मैं चिंतित होकर बोली, बोलिए पिताजी। ससुर जी थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है। मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सोचा था कि फिर से शादी करूँगा, पर जब बेटे की भी मौत हो गई तो फिर मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब से तुम वापस आई हो तब से मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका हूँ। उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में ही सोफे पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हमारे रिश्ते को कोई गदा नाम ना दे। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप मेरे ससुर हो, ससुर का दर्जा पिता के समान होता है और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हो। आप बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि आप क्या क्या बोले जा रहे हो। तभी मेरे ससुर बोले, देखो बहू मैं मानता हूँ कि मैं कभी तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 1 साल हो चुका है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो हमारे बीच में ससुर और बहू का रिश्ता कहाँ बचा है? मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो। हम पति पत्नी बनकर जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो गया था। मैं आगे और कुछ भी नहीं बोल पाई। एक और सौतेली माँ के अत्याचार
और दूसरी तरफ ससुर जी का ये अजीब व्यवहार। मैं तो इन दोनों के बीच ही फंस गई थी। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों पर सोच विचार करने लग गई। ससुर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में और भी नई समस्याएं आ सकती है। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। एक दिन ऐसे ही शाम को फिर से मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के सुने जीवन में खुशियां भर दो। मैं अकेले नहीं रह सकता और तुम भी कब तक अकेले रहोगी? तुम्हें भी तो पति की जरूरत सताती होगी। ससुर जी के मुंह से फिर से ये सब बातें सुनकर मैं तो अदर से कांपने लगी थी और आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे और ससुर जी के बीच एक अजीब सा सबंध बनता चला जा रहा था। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती थी तो उनकी कही हुई बातें मुझे परेशान करती थी। वह कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या ये करना सही होगा? क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लोग क्या कहेंगे कि पति के मरने के बाद अपने ही ससुर से शादी कर ली? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद सच में मेरे ससुर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार के बाद उनसे से बात करने का फैसला किया। एक रात मैंने ससुर जी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा रोते हुए मैं उनके कमरे में गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैं थोड़ी हिम्मत जुटा हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरी एक शर्त है कि हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इस प्यार और सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी ये बात सुन मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव ने लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया था। रिश्तेदारों ने भी हमसे दूरी बना ली थी, लेकिन हमने इन सब की परवाह के बिना अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी थी। ससुराल में पहले जहां मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वही घर मुझे अपना सा लगने लगा था। ससुर जी हर संभव प्रयास करते थे जिससे मैं खुश रहूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा था और मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। वो हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरी पसंदीदा खाने की चीजें लाते थे तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ा लाते थे। धीरे धीरे मैंने उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। ससुर जी अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे और अब हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि अब हम दो जिस्म और एक जान हो चुके थे। उन्होंने मेरी बजर जिंदगी में बरसात की थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया था, जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाया था
शादी के कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हम दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर जी के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए थे। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। समाज ने भी हमें बहुत खरी खोटी सुनाई थी, पर हमने किसी की बात पर गौर नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर जी के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ और हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है और वह मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।